Yes, sir. Okay, sir. ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। कंपनी लॉ का क्लास है, तो सबको गुड इवनिंग। अच्छा, तो कंपनी लॉ, इसको कॉर्पोरेट लॉ भी बोलते हैं सर। तो कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ, इसमें बेसिक एरिया डिस्कस कर रहा हूँ इन लास्ट क्लासेस से, अगर आपको याद होगा। तो बेसिक्स में डेफिनेशंस वगैरह मैंने करवाया था आप लोगों को। तो आज थोड़ा सा ना डेफिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकलूंगा। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कैसा होता है मैं बात करूंगा। पर क्योंकि मैंने बोला था कि आज, लास्ट वीक में मैंने बोला था कि सर ये बताना जरूरी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है। ठीक है, ये बताना जरूरी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है। कितना तरह का कंपनी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, किस काम के लिए कौन सी फॉर्म का जरूरत होता है। ठीक है, स्पेशली जो लोग प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं उनको तो काफी काम करना पड़ता है। अलग विद दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सभी को काफी जानकारी चाहिए होता है, क्योंकि ये सारा खेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनीज लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हैंडल करते हैं। और कंपनी बनाने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म का जरूरत पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बनता कैसे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बहुत सुने हैं, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बनाया कैसे जाता है ये शायद नहीं सुना होगा, तो इसमें बात करेंगे। ओके, चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो इससे पहले सेक्शन वाइज काफी डिस्कशन हुआ है सर, जिसमें डेफिनेशंस के ऊपर काफी हम लोग फोकस किए थे। ठीक है, डेफिनेशंस। लेकिन अभी डेफिनेशन से मैं थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ। कंपनीज एक्ट के बेसिक्स, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट क्या है सब बता के रखा। अभी थोड़ा सा बाहर निकल के कहाँ जाना है सर। जाना इधर है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयर। मैंने सिंपल बात है, कंपनी बनाना है, उसमें एमओए का रोल क्या है, एओए का रोल क्या है, ओपीसी कैसे बनता है, ओपीसी का कैरेक्टर क्या है, एक फुल प्राइवेट कंपनी कैसे बनते हैं, पब्लिक कंपनी कैसे बनते हैं, एनपीओ कैसे बनाया जाता है। तो हर किसी का कैरेक्टर को समझना है, और अलॉन्ग विद दैट बनाने का प्रोसेस, कौन सा काम के लिए कौन सा फॉर्म। ठीक है, वो हर चीज में बात करेंगे। और बीच बीच में जैसे जैसे मौका मिलेगा हम लोग जैसे प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं ना विजिट करने का, कहाँ जो भी जरूरी चीजें होते हैं उस पर विजिट करना भी जरूरी होता है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस पर्टिकुलर काम के लिए एक साइट है, कंपनी बनाना है, तो कहाँ होता है, एमसीए के साइट में होता है। सबको दिख रहा है ना सर, स्क्रीन सबको शेयर है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज चलो। Yes, sir. ओके, ये देखो, ये सारा खेल एमसीए का है। मैं बार बार बोल रहा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्टार्टिंग में आपको नरेंद्र मोदी जी का इमेज भी दिख गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे हो। और ये सारा खेल और एक चीज के लिए भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या काम के लिए है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में बिजनेस करना हुआ आसान। हाँ सर, ऐसा है क्या, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। अरे बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि नॉलेज का एक्सपैंडिंग उतना नहीं हो रहा है। हाँ, और भी बहुत चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मेन क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट चाहता है हर कोई बिजनेस बनाए, हर कोई स्टार्टअप बनाए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, मतलब चाहने से तो नहीं होता, जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन करना पड़ता है। मतलब सिर्फ बोलने से स्टार्टअप नहीं बन जाता सर। ठीक है, हाँ स्टार्टअप स्टार्टअप चिल्लाने से भी स्टार्टअप नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज देने के लिए रेडी है आज के डेट में। गवर्नमेंट का ये मतलब मानसिकता आ गया सर, मतलब इस तरह का मेंटेलिटी आ गया कि गवर्नमेंट रियली वांट्स टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पर्टिकुलर पढ़ाई। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग किस लेवल का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि देश का जो भविष्य है ये पूरा डिपेंड करता है ये सब डिसीजंस पे। आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा, और मैं अकेला ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, सब चाहते हैं, सीएमए वाले सब चाहते हैं कि आप लोग ये सब वेबसाइट वगैरह विजिट करें, जाने देश के बारे में। ये सब वेबसाइट ही मेन सोर्स है आपका ये कंपनी लॉ का। तो रियल काम यहीं पर होता है। आगे जाके जब आप लोग इन फ्यूचर
आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो यहीं पर काम करना होगा, कंपनी फाइलिंग्स एटसेट्रा। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, कंपनी ई फाइलिंग। आज अगर किसी को भी कंपनी बनाना है ना, ई फाइलिंग करना है, या फिर यहाँ पर एक पॉइंट होता है सर, मैं दिखाता हूँ। कंपनी सर्विस, चेक कंपनी नेम, ठीक है। मैंने आपको कोई कंपनी डेवलप करना है, अपने क्लाइंट के लिए करना है, अपने लिए करना है, तो आप ना यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एमसीए सर्विस में जाके, कहा गया कंपनी सर्विस में चेक कंपनी नेम, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन करना है, ठीक है। कंपनी कंप्लायंस फाइलिंग करना है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन में ये देखो मैंने क्लिक किया, हाउ कैन आई रजिस्टर एन इंडियन कंपनी। यहाँ पर भी एफएक्यू है। एफएक्यू माने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि कैसे आप कंपनी बना सकते हो। हाउ कैन ए फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हर चीज का जवाब मिलता है सर, हर चीज का जवाब भी मिलता है और उसका सोल्यूशंस भी मिलता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी थ्रू अ सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा, देखो क्या लिखा है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्पाइस। क्या कहते हैं शॉर्ट में? स्पाइस, SPIC, और सफिक्स में ई, ठीक है, सफिक्स में ई, स्पाइस कहते हैं। INC 32, INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन से INC लिया गया है। INC फॉर इनकॉर्पोरेशन, INC 32 ये फॉर्म नंबर है। ये फॉर्म के थ्रू से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको EMOA चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? EMOA। एमओए क्या होता है आगे बात करूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है। एमओए माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर वो क्या चीज है? सर वो किस वाला का नाम है, ठीक है। एमओए किस चीज का नाम है? एमओए माने कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का नहीं। हाँ, कंपनी का संविधान बोल सकते हो कि कंपनी क्या है, किस काम के लिए आया है, क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे अपना बिजनेस को स्प्रेड करना चाहता है, ठीक है। उसके सारा डिटेल्स एमओए में रहता है। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी कहीं पर थोड़ा दिखा रहा था, अभी धीरे धीरे डिटेल्स में बातचीत होगा। एमओए से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस होते हैं सर। एमओए एज वेल एज एमओए, ये देखो लिखा है INC 33 में EMOA, EAOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का रूल बुक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन माने कंपनी का सारा मेन मैटर्स, और रूल बुक माने डे टू डे मैटर्स। सर क्या है ये सब? सुनते सुनते बुढ़ा हो गए हैं। आगे भी समझाओगे क्या कि कैसे काम करते हैं? समझाऊंगा सर। INC 34 इनकॉर्पोरेशन, INC फॉर इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट माने किसी भी चीज को, किसी भी चीज में जान फूकना। सर ये क्या चीज होता है? सर मेरे दिमाग में ना थोड़ा उल्टा सीधा बात ही चलता है। उल्टा सीधा माने थोड़ा अटपटा सा बात चलता है। जैसे आप लोग कॉन्सिक्रेशन समझते हो? कॉन्सिक्रेशन मीन्स ये एक स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ड है। मैं समझाता हूँ कॉन्सिक्रेशन क्या है। जैसे वो रिसेंटली राम मंदिर एस्टेब्लिश हुआ ना, तो वहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ये एक वर्ड यूज किया जाता है। मे बी जो लोग थोड़ा सा आइडल वर्शिप या फिर क्या बोलते हैं इसको, माने हिंदुइज्म या भारत के सिस्टम के साथ थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा माने, मैं सर मैं आपको कोई स्पिरिचुअल ज्ञान दे नहीं सकता, इतना औकात नहीं है मेरा। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी के साथ। प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। ये वर्ड शायद आप लोग सुने होंगे, ये रिसेंटली राम मंदिर एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसमें मोदी जी उस पर्टिकुलर प्राण प्रतिष्ठा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, वो उस पर्टिकुलर कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के मैंने इंपॉर्टेंट हिस्से थे, ठीक है। उन्होंने ही बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा किया। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। सर प्राण प्रतिष्ठा और कुछ भी नहीं है, किसी भी पत्थर को, किसी भी पत्थर को, उसका एक नॉर्मल पत्थर को भी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो सनातनी कल्चर है वो ऐसा मानते हैं कि कण कण में भगवान है। ये कॉन्सेप्ट है, कण कण में भगवान है। तो लेकिन सर कण कण में भगवान बोलने से तो हर चीज में भगवान है? नहीं सर, हर चीज में भगवान का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक वे में समझाया गया। अब मैं उतना डिटेल्स में बात नहीं कर सकता, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि एक पत्थर को जब हम लोग एक मूर्ति का शेप देते हैं, फिर उसमें जब पूजा होता है, तो ऐसे ही तो पूजा नहीं किया जा सकता। तो जब किसी आइडल को लोग मान्यता देते हैं, उसमें ना सच में प्राण प्रतिष्ठा या प्राण झोंका जाता है, फिर वो वर्शिप लायक हो जाते हैं, ठीक है। ठीक जैसे एक माँ अपने माँ बाप का जन्म, माँ बाप बच्चे का जन्म दे रहा है ना, तो फिर वो बच्चा एक अलग आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ते हैं।
सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग ये सनातनी ये कॉन्सेप्ट है कि प्राण प्रतिष्ठा या कॉन्सिक्रेशन के थ्रू से हम लोग उसमें एक जान फूंक देते हैं, ऐसा लगता है कि ये जिंदा हो गए। ठीक है, इस काइंड ऑफ दैट फीलिंग से सर आस्था है। अब आस्था पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्या पता क्या कोई मतलब निकाल ले, ठीक है, तो मैं मतलब निकालने पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको ये इनकॉर्पोरेट वर्ड को प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ रहा था, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मंदिर बनने के बाद मंदिर का जो क्या बोलते हैं उसको, माने वहां पर जो आइडल होते हैं उन्हीं के नाम पे ना सारा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है जहां पर भी है, ठीक है। सिमिलरली एक कंपनी जब तक बना नहीं है, ठीक है, कंपनी का ऐसे मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब ऐसे होता है सबका साथ, है ना। इंग्लिश में कंपनी का मतलब क्या है, इंग्लिश में हम लोग ये वर्ड सुनते हैं ना सर कि भाई मेरे को कंपनी दोगे क्या, कंपेनियन क्या होता है सर, साथी। अरे सुना होगा आप लोग, कंपेनियनशिप क्या होता है, बोलो ना, सुने कि नहीं आप लोग, बोलो। लोग मेरा बात को समझ पा रहे हो सर, मैं थोड़ा सा अलग टाइप में बात कर रहा हूँ लेकिन समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में एक वर्ड है कंपेनियन, है ना, या कंपनी, कि भाई कंपनी दे मेरे को। तो मैं बस इस चीज को जोड़ रहा हूँ कि कंपनी भी बनता है ना सबका साथ लेके, जैसे मानो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या होता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और क्या नाम से जाना जाता है, मेंबर्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स मेंबर्स सब मिलके कंपनी में पैसा लगाते हैं, फिर पैसा लगाने से ही कंपनी नहीं बन जाता, वो बिजनेस बन सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब इनकॉर्पोरेट कैसे होगा, तो ये एक लीगल पूजा बोल सकते हो आप, क्या है सर, लीगल ओनरशिप, ठीक है। लीगल ओनरशिप मैंने लीगली इसको आइन द्वारा जिंदा किया जाए, आइन के थ्रू से, लॉ के थ्रू से इसको जिंदा कर दिया जाएगा, फिर जैसे ही जिंदा हो जाएगा उसका नाम बन जाता है, क्या नाम बन जाता है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड, एटसेट्रा, है ना। अब जैसे ही वो अपना एक पहचान बना लिया थ्रू इनकॉर्पोरेशन, थ्रू इनकॉर्पोरेशन, और ये पहचान ऐसे नहीं होता, पहचान का नंबर भी होता है, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट जब तक नहीं होता गाड़ी लीगल होता है। अरे इंसान का आधार कार्ड नहीं बनता है तो आधार कार्ड वोटर कार्ड, इंसान भी जिंदा नहीं होता। आपका अगर आधार कार्ड नहीं है, आपका पहले ही बोल देना चाहिए था, ठीक है। अगर एक ह्यूमन का मानो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे पहले जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं है, ये जन्मा ही नहीं। फिर उसके बाद देश का नागरिक, देश का सिटीजन कहलाने के लिए वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आप इंडिया का नागरिक ही नहीं माने जाओगे, सिटीजन ही नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो ये सब हो क्या रहा है सर, बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। सिमिलरली कंपनी भी को भी इसी तरह से बनाया जाता है, गाड़ी का नंबर प्लेट ना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो गाड़ी भी इलीगल गाड़ी माना जाएगा, पुलिस आप पे केस करेगा, ठीक है। इसलिए गाड़ी में नंबर प्लेट होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है। नहीं तो किसका गाड़ी, कहाँ का गाड़ी, क्या है, गाड़ी का पहचान क्या है आपका, चाहे दो चक्का हो या चार चक्का, दो चक्का हो या चार चक्का। तो सिमिलर काइंड ऑफ बात, जब कंपनी को एक जिंदा बनाया जाता है, ठीक है, मुर्दा से जिंदा, तो मैंने बेसिकली मुर्दा से जिंदा नहीं, कॉन्सेप्ट इज कि जो कुछ नहीं था उसको कुछ पहचान दिया जाएगा, तो उसको ना बाद में एक नंबर दिया जाता है। आप लोग शायद बहुत जगह में देखे होंगे, कंपनी बनने के बाद ना उसको एक सीन नंबर दिया जाता है, कभी देखे हो सीन नंबर, सीन नंबर माने होता है सर CIN, ये होता है नंबर, सीन नंबर माने कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सर क्या होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, हर कंपनी का होता है, और ये आइडेंटिटी नंबर उसका पहचान है, उसका इनकॉर्पोरेशन का पहचान है कि भाई मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ, मैं पहचान वाला हूँ, मेरे नाम पे अभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मेरे नाम पे बिजनेस चलेगा, मेरे नाम पे मैंने कंपनी के नाम पे, मेरे नाम पे मैंने कंपनी के नाम पे बिजनेस चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डीलिंग्स बनेगा, ठीक है, हर चीज बनेगी। वो CIN नंबर इतना वाइटल हो जाता है। तो ये सभी काम तभी संभव है, ये सभी काम तभी संभव है जब वो एक इनकॉर्पोरेशन वर्ल्ड में, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सर बात समझ पा रहे हो, प्लीज मुझे थोड़ा हाँ वो दीजिएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आज फुल्ली ऑनलाइन है। बोलो सर।
বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। यस হ্যাঁ सर ठीक স্যার हो ओके एक आध हाँ हूँ पाने से ही मेरे को समझ में आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा ना क्वेश्चन उठता है कि तो फिर क्या जाने इस चीज से? बहुत कुछ जानना है सर, बहुत कुछ। जैसे कैसे कंपनी बनेगा, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में या रिलेटेड मैटर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक आइडिया आपको दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी आप, ये बेसिक्स है कंपनी लॉ का, एकदम वेरी बेसिक्स पार्ट है। Details of provisions contained in Chapter 2 of the Companies Act 2013 pertaining to incorporation of companies and matter incidental thereto. कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है और उसके साथ जुड़ा हुआ रिलेटेड मैटर्स क्या है। मैं बीच 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 में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स में भी डिस्कशन करूंगा। इस पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है वो है कि फॉर्मेशंस करना, फॉर्मेशंस एंड इनकॉर्पोरेशंस, बार बार बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो फॉर्मेशंस इनकॉर्पोरेशंस में आप देख सकते हैं कि जब फॉर्मेशंस होते हैं, इनकॉर्पोरेशंस होते हैं, तो उसमें एमओए एओए का एक चीज होता है। मैं अभी आपको बता रहा था कि व्हाट इज एमओए एंड व्हाट इज एओए, ठीक है। जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया कि एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी चलाने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। जिसके बिना, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलो, किताब बोलो, जिसके ऊपर कंपनी चलता है। जैसे देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है, तो उसके लिए देश का संविधान है ना, वैसे ही कंपनी का भी एमओए एओए है जिसके बेसिस में कंपनी चलेगा, ठीक है। तो कंपनी उसमें ना, जो कंपनी को एमओए और एओए को ड्राफ्ट करता है, ठीक है। नॉर्मली सीएस का काम बहुत होता है एमओए ड्राफ्ट करने में, फिर उसको एमसीए के पास लेके जाया जाता है, फिर वो उसको पास कराते हैं, अप्रूवल मिलता है, तब जाके वो वैलिड बनते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना लो और अप्रूवल मिल जाए। फिर आरओसी में रजिस्ट्रेशन होता है, वही सब प्रोसेस बताऊंगा सर। तो एमओए सेक्शन 4 में बोला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 में बोला, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। एंड एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, अगर कहीं पर भी एमओए एओए एक्ट को ओवरराइड करता है, ठीक है, एक्ट को ओवरराइड माने एमओए और एओए में कंपनी ने जो लिख के रखा है, ठीक है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कंपनी ऐसे चलेगा, मेरा कंपनी वैसे चलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कंपनी है। लेकिन अगर आप ओवरराइड करते हो एक्ट को, ठीक है, तो उसके बारे में सेक्शन 6 में बोला। ओवरराइड माने आप एक्ट से भी बड़े हो, मतलब जो एक्ट में नहीं बोला है, आप ऐसा कुछ काम लिख रहे हो, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहे हो जो आप अपने एमओए एओए के थ्रू से बताना चाहते हो। सर एप्लीकेबल तो होना नहीं चाहिए सर, नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली आप एक्ट को इग्नोर करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में क्या होता है, जानकारी लेंगे, सेक्शन 6 में जाएंगे तो बताएंगे। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ओपीसी, ओपीसी माने सर, ओपीसी माने वन मैन आर्मी होता है ना, एक मूवी हुआ था हिंदी में, वन मैन आर्मी, हिंदी में आई थिंक साउथ मूवी का रिमेक था, ठीक है, वन मैन आर्मी। तो वैसा ही वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या होता है सर? एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है। नॉर्मली कंपनी वर्ड ही है जो साधन बनता है, लेकिन यहाँ पर तो एक इंसान एक कंपनी बना देगा। हाँ सर, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, 2013 में ही आया, 2013 कंपनीज एक्ट में ही आया, जिसमें सेक्शन 3 एंड 3A में इसके बारे में बातचीत किया गया। तो उसको बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सेक्शन 7। नॉन प्रॉफिट कंपनी कैसे बनते हैं, सेक्शन 8। ओपीसी के बारे में 3 एंड 3A, नॉर्मल कंपनी के लिए सेक्शन 7, ठीक है। फिर एमओए एओए वगैरह सेक्शन 4, 5, 6। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि सर्विस के बारे में अगर बात करना है तो सेक्शन 20, ऑथेंटिकेशन में बात करना है तो सेक्शन 21, एग्जीक्यूशंस में बात करना है तो सेक्शन 22। अगर मानो कि किसी को अपने मेमोरेंडम को चेंज करना है, मैंने जो मेमोरेंडम के साथ आया था, जिस चिंता भावना के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, अब समय के साथ साथ चेंजेस हो गया है। मैंने बिजनेस का जो सोच था स्टार्टिंग में, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ था, शुरू में सोचा था कपड़ा बनाएगा, बाद में सोचा कि मसाला बनाएगा, कपड़ा नहीं बेचेगा। हो सकता है रिलायंस स्टार्ट किया था, रिलायंस अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मसाला से, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बाद में कपड़ा भी बनाया, बाद में वो हर चीज पे रह गया, किसी किसी चीज को छोड़ भी दिया। तो पहले मसाला इंडस्ट्री बनाया, फिर उसने कपड़ा बनाया जिसको हम लोग आज विमल के नाम से जानते हैं। ओनली विमल, टीवी में ऐड देखे हो सर आप, विमल, ओनली विमल ऐसे करके ऐड नहीं आता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड देते हैं। ये विमल रिलायंस का कपड़ा कंपनी है। ये सब स्टार्टिंग लेवल में बना था। आज हम लोग रिलायंस को तेल के कारण जानते हैं, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स,
रिलायंस रिफाइनरी, ये सब की कारण जानते हैं, लेकिन ये सब बाद में है। तो जब बिजनेस का नया नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है, जैसे टाटा, टाटा पहले टाटा स्टील के लिए आया mainly, ठीक है। फिर आज टाटा क्या नहीं बेचता है, आज टाटा क्या नहीं बेचता है ना। तो टाटा स्टील या टीस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टीस्को के नाम पे चलता था, टीस्को, टेलको, ऐसे ऐसे नाम होता था। आज टाटा टीसीएस है, आज टाटा का वेस्ट साइड बोल के शॉपिंग में भी टाटा काफी कंज्यूमर फैशन में भी है। टाटा नमक भी बेचता है, ठीक है। टाटा एफएमसीजी बेचता है, टाटा गाड़ी बेचता है, टाटा क्या नहीं बेचता, मैं लिस्ट खत्म नहीं कर सकता। तो जो भी चीज का धंधा बनाएगा ना कंपनी, वो अपने ऑब्जेक्टिव में बताना पड़ता है। अगर चेंज होगा तो भी बताओ, अगर चेंज ना होगा तो भी बताओ, मतलब एडिशन होगा तो भी बताओ, चेंज होगा तो भी बताओ। तो चेंजेस इन मेमोरेंडम सेक्शन 13 में बोला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मन किया चालू कर दिया, ऐसा नहीं। कॉर्पोरेट होना है तो अपने बारे में बताना है दुनिया को। अगर आप अपना आपको कॉर्पोरेट बनाना चाहते हो तो दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करना है। कुछ प्लान में चेंज हो तो भी बताना पड़ेगा। ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा है, ऐसा है। सर आर्टिकल में भी चेंज होते हैं, रूल बुक, डे टू डे मैटर में भी चेंजेस आ सकता है। अपडेशन सेक्शन 15, एमओए का कॉपी भेजना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, सेक्शन 17, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। फिर इसके साथ साथ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी कहाँ बनेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, आगे आगे मैं केस स्टडीज के साथ समझाऊंगा, थोड़ा वेट करना। कि गांव में बना रहे हैं कि शहर में बना रहे हैं, गांव में बना रहे हैं कि शहर में बना रहे हैं, कोलकाता में कि दिल्ली में, मुंबई में कि हैदराबाद में, कहाँ बना रहे हो भाई। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस को ही पहले ढूंढा जाएगा। बिजनेस कमेंसमेंट सेक्शन 10A, कब से स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। नाम चेंज करना है बिजनेस का, सेक्शन 16। कंपनी को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे काम में, सेक्शन 18। सब्सिडियरी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग, होल्डिंग तो सब्सिडियरी को होल्ड, मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बारे में मैंने बताया था, याद है ना सर। बाप कंपनी और बेटा कंपनी, कहता है कि बाप बेटा का शेयर होल्ड कर सकता है पर बेटा बाप का शेयर होल्ड नहीं कर सकता। सब्सिडियरी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग, बाप बेटा का शेयर होल्ड कर सकता है लेकिन बेटा बाप का शेयर होल्ड नहीं कर सकता। ये कैसा बात हुआ सर? जो भी डिस्कशन है बाद में करेंगे, कंपनी के अंदर सारा बात करेंगे, सेक्शन 19। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब वाइटल है, तभी हाईलाइटेड है। बाकी और भी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हेलो, बीच बीच में क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक, हुकारा भर देना। हुकारा समझते हो? हाँ ना, जो भी हो बोलो, बोलो सर। है सर। वेरी गुड सर। इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रोमोटर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कंपनीज एक्ट में चैप्टर 2, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 3, मतलब किसी किताब का चैप्टर नहीं, कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 2 जो है उसमें सेक्शन 3 से लेके 22 तक का बात किया गया, सेक्शन 3 से लेके 22। और साथ में रूल भी है। मैं आपको ये भी बताया था किसी पिछले क्लासेस में कि सर जब कोई बात एक्ट में पूरा नहीं हो पाता या कुछ चेंजेस आ जाता है तो एक पूरा नया एक्ट लाना बहुत देरी का बात है। तो एक्ट लाना है मैंने बहुत कुछ चेंज करना होगा। एक्ट इतना आसानी से नहीं पास होते हैं हमारे देश में। सर क्यों? क्योंकि एक्ट माने क्या, उसको एकदम पहले अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल, बहुत कुछ चाहिए होता है तब एक्ट बनता है। एक जीएसटी एक्ट को पास होते होते कितना समय लग गया आपको, मैं जो लोग जीएसटी पढ़ते हो उनको पता है। 2000 से स्टार्ट हुआ, 2017 में जाके पास हुआ, 17 साल लग गया सिर्फ जीएसटी आने में। इतना आसान नहीं होता। कितना बिल तो पढ़ रहे, मतलब बिल से एक्ट ही नहीं बन पाते। कोई ना कोई धरना में बैठते हैं, कोई ना कोई अपोज करते हैं, कोई ना कोई झंडा गाड़ देते हैं, बहुत कुछ होता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज को मैंने लागू करना। सर ऐसा है क्या?
हाँ होता है सर, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में तो होता है, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ रहा है, थोड़ा स्लो है पर आगे बढ़ेगा। फिर चाइना में सुविधा है क्या? हाँ सुविधा है एक्ट को पास करना, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है ना, वन पार्टी गवर्नमेंट। वो डेमोक्रेसी नहीं है सर, डेमोक्रेसी माने गणतांत्रिक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है, वो समाजतांत्रिक है। सरकार जो बोलेगा वही लास्ट बात होता है। बट हमारे देश में अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है देश में। तो कोई अगर बोलेगा कि नहीं ये होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्ट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू इम्प्लीमेंट। और अगर उसमें अगर कोई पॉलिटिकल मैटर आ जाए, जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह में इतना दिक्कत नहीं होता है, बट जहां पर पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होते हैं ना जिस एक्ट के कारण, वो सब एक्ट में तो बहुत दिक्कत होते हैं। जहां पर पब्लिक का रिचुअल्स, पब्लिक का सोशल मैटर्स कनेक्टेड हो जाते हैं, वो सब एक्ट तो बहुत दिक्कत कर सकता है। चलो ठीक है, आप लोग धीरे धीरे मैच्योर बनोगे ना, मैच्योर बने, नॉलेजेबल, ठीक है, आपको और समझ में आ जाएगा। मैं सारा चीज एक ही दिन में तो मैं मैच्योर नहीं कर सकता किसी को, पर धीरे धीरे आप लोग भी मैच्योर हो जाओ। ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। ये बात मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि एक कंपनी जो होते हैं वो अपने मेंबर से अलग होता है, उसका अलग पहचान होता है, वो भी लीगल लॉ के आंखों से। लॉ के आंख से देखो तो कुछ और नजर आता है। ऐसे तो कंपनी का कोई नॉर्मल फीलिंग्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल होता है। आज के डेट में रिलायंस देख लो, कोई भी कंपनी उठा लो सर, आपके घर पे अगर कंपनी है, पापा का कंपनी है किसी का, तो वो भी है, ठीक है। चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कुछ भी नाम ले लो, वो सभी कोई कंपनी है। दे ऑल आर कंपनी, दे ऑल हैव अ लीगल एंटिटी, है ना। दे ऑल हैव अ लीगल एंटिटी, लीगल पहचान सबका है। अब ये लीगल पहचान कैसे बनता है, उसका प्रोसेस है। अब ईट है सिर्फ, अच्छा और क्या बताते हैं, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, माने अपने ओनर से कंपनी अलग होता है। मेरा ही कंपनी है पर मैं अलग हूँ, मेरा कंपनी अलग है। माने मुकेश अंबानी का रिलायंस है, मुकेश अंबानी का रिलायंस है, और रिलायंस का भी मुकेश अंबानी है, ठीक है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ठीक है, लेकिन हम अलग है। हर इंसान की तरह। बेटा का माँ है, माँ का बेटा है, फिर भी दो अलग है। बाप का बेटा, बेटा का बाप अलग है। माँ बाप, पिता माता बच्चा सब एक है, फिर भी अलग है। सेपरेट आइडेंटिटी है ना, सबका अलग आधार कार्ड बनता है ना, सबका अलग वोटर कार्ड बनता है ना, कुछ वैसा ही मान के चलो, ठीक है, पहचान बन जाता है। तो कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो कंपनी को बना रहा है और जो कंपनी है, दोनों अलग है। दिस इज वेरी वाइटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपिचुइटी का मतलब होता है एंडलेस, एंडलेस। संस्कृत में एक वर्ड है अनादि अनंत। संस्कृत में एक वर्ड है अनादि अनंत। अनंत माने जिसका कोई शेष नहीं है, अनादि माने जो चले आ रहे हैं और चलता जाएगा। लेकिन ये तो हो गया स्पिरिचुअलिस्टिक बात है। कंपनी वाइज क्या बोलेंगे, एक कंपनी अगर बन जाता है ना, वो कभी बंद खत्म नहीं हो सकता सर। मतलब कंपनी बंद नहीं होता है, कंपनी बंद होता है, लेकिन कंपनी का मेंबर आएगा जाएगा। आज मानो रिलायंस का डायरेक्टर मुकेश अंबानी है, ठीक है। कल मुकेश अंबानी अमर तो नहीं है। हाँ सर, क्या मुकेश अंबानी इमोर्टल है? क्या बोलते हो? हाँ, क्या मुकेश अंबानी इमोर्टल नहीं है? सर। मरेगा ना। नहीं। मैंने मॉर्टल है ना सर, मरेगा। आज नहीं तो कल मरेगा, हर कोई मरेगा, मैं भी मरूंगा, सब मरेगा, सबको जाना है। नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है ये परमानेंट नहीं है, हमारा कर्म बचेगा, फिजिकल बॉडी नहीं बचेगा। जो करके जाएंगे वो रहेगा शायद। अगर कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा रहेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही याद रहेगा। कुछ नहीं करोगे तो वही चीटी की बात ही, आना है और जाना है। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश अंबानी का बना हुआ रिलायंस मुकेश अंबानी का बना हुआ नहीं है, उसके पापा का बना हुआ है, धीरू भाई अंबानी। अब धीरू भाई नहीं रहे, धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, तो धीरू भाई अंबानी के बाद उसका बेटा कंपनी का
हाल पकड़ा है। ध्यान से सुनना बात को। मुकेश अंबानी भी कल नहीं रहेंगे, ये भी चल बसेगा। उसका बेटा, चलो उसका सन्स, बेटा बेटी जो भी हो, उसका बच्चा लोग में भी संभाल लेगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि उनका बच्चा लोगों का किसी का नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ, शायद वो लोग न्यू जनरेशन को और आगे नहीं बढ़ाए, हो सकता है। तब कौन संभालेगा? सर कोई भी संभाल सकता है। टाटा का चेयरमैन है रतन टाटा, माने टाटा का ओनर है, माने प्रोमोटर, वन ऑफ दी फैमिली मेंबर में से जो है। ऐसे तो टाटा का चेयरमैन तो जो है सर वो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर जी, ठीक है, एन चंद्रशेखर, मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम है, जो कि साउथ इंडियन है, टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो लेकिन रतन टाटा का तो शादी नहीं हुआ, रतन टाटा का शादी नहीं हुआ है सर, तो बच्चा तो दूर की बात है, हो ही नहीं सकता। अभी तो उनका एज भी हो गया है, कल वो रहेंगे नहीं। तो फिर टाटा फैमिली का ओनरशिप कौन संभाले, मतलब टाटा कंपनी का? सर ऑलरेडी चल रहा है, ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ओनरशिप माने, सॉरी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, माने बिजनेस का मॉडल जो वो चल रहा है। एक्चुअली कंपनी कभी भी ना सक्सेशन इश्यूज में, माने ऐसा नहीं होता कि ओनर खत्म हो गया तो कंपनी खत्म हो गया, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप रिलायंस के केस में शायद ये सोच निकाल सकते हो कि सर दादाजी मर गए तो पापा संभाला, पापा मर गए तो बच्चा संभालेगा, बच्चा मर गए तो बच्चा का बेटा संभालेगा, है ना, जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट करेगा। बट यहाँ पर रतन टाटा का तो शादी नहीं हुआ, तो फिर टाटा को कौन संभालेगा? लेकिन रतन टाटा जी का ऑलरेडी एज भी काफी हुआ है, लेकिन टाटा तो चल रहा है। दैट इज द पॉइंट। परपेचुअल सक्सेशन का एक बहुत सुंदर सा एक लाइन होता है, बोलता है कि मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी नेवर एंड्स। कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी का जो पहचान है, वो कभी मिटता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता, कंपनी बंद हो सकता है, लेकिन उसका सक्सेशन इश्यूज नहीं हो सकता, वो परपिचुइटी चलेगा, परपिचुइटी चलता रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं परपिचुअल सक्सेशन। इट कैन बी इनकॉर्पोरेट ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। ये लॉफुल पर्पस में इनकॉर्पोरेट होता है, लॉफुल माने लीगल पर्पस में। कंपनी को जन्म देने वाला भी लॉ होते हैं और कंपनी को खत्म करने वाला भी लॉ होता है। कंपनी को जन्म देने वाला भी लॉ ही होते हैं, कंपनीज एक्ट के थ्रू से ही लॉ कंपनी को बनाया जाएगा, और कुछ भी गड़बड़ होगा, कुछ सिचुएशन आएगा तो कंपनी को लॉ के द्वारा ही बंद किया जाएगा। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बंद इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, प्रमोशंस एक्टिविटीज आर एसेंशियल। जब कंपनी बना नहीं है, जब कोई कंपनी नहीं बना, उससे पहले प्रमोशंस करना पड़ता है। प्रमोशंस का मतलब प्रचार, आप बोल सकते हो, बट यहाँ पर प्रमोशंस का मतलब होता है बिजनेस को डेवलप करना। प्रमोशंस का मतलब होता है बिजनेस को डेवलप करना, इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोमोटर। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोमोटर का मतलब होता है जो बिल्डिंग बनाते हैं। लोकल लोकल एरिया में ऐसा ही पहचान है सर, कि मानो जो भी रियल एस्टेट, जैसे लोकलिटी में, कोलकाता के हर एक पॉकेट में, जैसे मानो कोई भी पॉकेट में, एयरपोर्ट पॉकेट हो, केस्टोपुर पॉकेट हो, बागेटी हो, लेक टाउन हो, मेन कोलकाता हो, ठीक है, सॉल्ट लेक हो, न्यू टाउन हो, वहां पर जो भी बिल्डिंग बनाते हैं ना, वो प्रोमोटर हो जाते हैं। बट ये चीज समझ लो सर, रियल एस्टेट बिजनेसमैन को ही सिर्फ प्रोमोटर नहीं कहा जाता। ये एक लोगों के मुंह में हो गया है, क्योंकि वो बिल्डिंग को प्रमोट कर रहा है तो इसलिए बोलते हैं प्रोमोटर। बट कोई भी जो बिजनेस को प्रमोट करेगा वही बनेगा प्रोमोटर। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो सिर्फ बिल्डिंग बनाते हैं वही प्रोमोटर। वो अलग बात है कि लोकल लेवल में हम लोग ये यूज करते हैं, स्पेशली इन बंगाल, ठीक है, ये प्रोमोटर वर्ड बहुत चलता है। आई थिंक दूसरे स्टेट में भी चलता होगा, बट हमारे यहाँ पर तो बहुत चलता है। কি ঠিক বলছি? এখানে খুব বলে না যারা বিল্ডিং বানায় তাদেরকে প্রমোটার, কি রে, যারা বাংলার তারা জানবে ঠিক। हाँ सर बोले। थैंक यू सर। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोमोटर का मतलब होता है कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। प्रमोशन माने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने वाले। तो प्रमोशन सिग्निफाइज द नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फैमिलियर टू द कमर्शियल वर्ल्ड बाय व्हिच अ कंपनी इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, जिसके कारण कंपनी आता है। इससे पहले कंपनी था ही नहीं, पर जिसके कारण कंपनी आएगा वही प्रमोटर होता है। ऐसे बोलो, persons who undertake promotion activities in order to incorporate the company are generally known as promoter। सर प्रमोशन के बारे में कहाँ बोला गया है? हर बात को कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है, ठीक है।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में लिखा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में लिखा गया है। सर क्या लिखा गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में ये लिखता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में क्या लिखता है कि कौन है प्रोमोटर। तो देखिए सर, द सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म प्रोमोटर। ठीक है, ये मतलब बेसिकली प्रोमोटर कौन है आप समझ गए, और कहां पर बोला है ये भी समझ गए। ठीक है, प्रोमोटर मीन, यहाँ पर देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया है। प्रोमोटर कौन है भाई? हु हैज बीन नेम्ड एज ए प्रोमोटर इन ए प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या चीज होता है सर? जो बिजनेस बनाने का एक प्रॉस्पेक्टस होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाया था कि प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके भी दिखाया था। दिखते हैं यहाँ पर, इस लैपटॉप में मेरा प्रॉस्पेक्टस जरूर होगा। इसका प्रॉस्पेक्टस चाहिए, जोमेटो का था तो किसी का भी आईपी अगर डाउनलोड करके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। मैंने बेसिकली उसमें क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है। मैं आप लोगों को शायद पहले भी दिखाया होगा, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है सर, भाई जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत जरूरी है। जैसे ये देखो, थाई कास्टिंग लिमिटेड, एटमॉस्ट कोड लिमिटेड, ऐसे करके कंपनी आ रहा है। ठीक है, VLCC, गो एयरलाइंस, देयर आर लॉट्स ऑफ। जस्ट एक किसी भी का एक निकाल रहा हूँ, डाउनलोड हो चुका होगा, जस्ट ओपन करता हूँ, जिप में है, RHP माने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, RHP का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये देखो ओपन हो गया, यहाँ पर ना जरूर देगा, ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए आएगा। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल लिखा रहेगा कि इसका प्रोमोटर कौन है, बिजनेस कौन चलाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये देखो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, फ्रेश इशू है, इतना इक्विटी शेयर मार्केट से रेज करना चाहता है, टोटल इशू साइज के बारे में बोला है। और एक सेकेंड मैं आपको, और कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इशूअर जनरल रिस्क, इक्विटी शेयर्स रिगार्डिंग प्राइस। नॉर्मली स्टार्टिंग में भी दे देता है, पता नहीं यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं दिया, यहाँ पर भी देता है कि कौन कितना शेयर होल्ड करके रखा है, बहुत कुछ देता है। ये मिला मिला स्टार्टिंग सर। पे है सर। हाँ हाँ मिल गया सर, ये देखो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा देखने में सुविधा होगा शायद। ये देखिए, इस क्या नाम है, इसकोनेट, इसकोनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आई थिंक। इसमें देखो आवर प्रोमोटर कौन है, मिस्टर संतोष कुमार अग्रवाल, मिस्टर सुनील कुमार अग्रवाल एंड मिस्टर विनीत अग्रवाल। ठीक है, देख रहे हैं ना। अभी अब बाकी इसमें कौन सा प्रोमोटर कितना शेयर होल्ड करके रखा है वो सारा डिटेल्स दे के रखा है, मतलब कंपनी का मालिक कौन है, कौन बनाया है। ठीक है, सारा बात लिख के रखता है। तो जैसे जैसे आप लोग लॉ को समझते जाओगे ये सब बात भी समझ जाओगे। ये सब क्या लिखा है जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते, आम आदमी नहीं पढ़ेगा ये सब बातें, बट आप पढ़ोगे, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हो, आप लोग आम से खास बन रहे हो। ठीक है, आप लोग मैंगो मैन से स्पेशल मैन बन रहे हो। मैंगो मैन बने आम आदमी। ठीक है, आप लोग मैंगो मैन से क्या बन रहे हो सर, स्पेशल मैन बन रहे हो। तो आप लोग धीरे धीरे ये सब जो बोरिंग, ये सब बोरिंग है ना, तो बोरिंग टाइपिंग देखने में बोरिंग है, पर भाई जो समझदार है इसी बोरिंग चीज से समझदार बात निकाल लेते हैं। और जो नासमझ रहेगा उसको ये क्या लगेगा, कुछ रिटन सेंटेंस ही लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, चलो समझ रहे सर। तो किस तरह से प्रोमोटर के बारे में लिखता है। ठीक है, लॉ पढ़ो और लॉ देखो, मतलब जो पढ़ रहे हो उसको रियल में देखते भी जाओ। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ किताब, मतलब किताब में लिखा नहीं है, उसका वास्तव में प्रयोग होता है तभी लिखते हैं। नहीं तो आप लोगों को लगता है नहीं सर लिखता है प्रोमोटर, कभी पढ़े थे क्या है समझते नहीं है, अरे ऐसा जानकारी का क्या फायदा। तो हु हैज बीन नेम्ड एज प्रोमोटर इन ए प्रॉस्पेक्टस, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा,
who is identified as a promoter by the company in the annual return, कंपनी का एनुअल रिटर्न आता है, वहां पर भी कंपनी का प्रोमोटर का नाम लिखा होता है। Who has control over the affairs of the company, कंपनी का जो बिजनेस अफेयर्स है, कंपनी का जो बिजनेस अफेयर्स है, ठीक है, उसका कंट्रोल जिसके हाथ में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसके कहने पे, जिसके डायरेक्शंस पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अकस्टम्ड होते हैं, माने कुछ ना कुछ सोचते हैं, माने एक्ट माने अकस्टम्ड टू एक्ट। यहाँ पर एक्ट का मतलब लॉ नहीं, यहाँ पर एक्ट का मतलब क्या है, इस एक्ट का मतलब है कुछ परफॉर्म करना, ठीक है, माने अब क्या बोलूं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बताऊं, कोई बोलेगा सर ये कौन सा एक्ट है, अकस्टम्ड टू एक्ट माने यहाँ पर कोई कंपनीज एक्ट का बात नहीं है, दिस एक्ट इज डिफरेंट एंड दिस एक्ट इज डिफरेंट, इट्स इंग्लिश एक्ट, ठीक है, एक्टिंग करना बोल सकते हो, ठीक है। अकस्टम्ड टू एक्ट माने जिसके कहने पे दूसरा लोग काम करते हैं, जिसके कहने पे दूसरे लोग डिसीजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर इस एक्ट का मतलब ये है, परफॉर्म भी बोल सकते हो आप, इसको यूज कर सकते हो। Accustomed to act, but shall not include a person who is acting merely in a professional capacity, such as attorney, technical or functional experts. Point to be noted. कंपनी का जो डायरेक्टर होते हैं ना, जिसके डायरेक्शंस पे कंपनी चलता है, जिसके डायरेक्शंस पे कंपनी चलता है, माने जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है, जिसके कहने पे कंपनी फंक्शन कर रहा है, पर कुछ बाहरी लोग होते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी के, जैसे कि जो कंपनी के नहीं होते, जैसे ऑडिटर, ऑडिटर कभी भी प्रोमोटर के हिसाब से नहीं चलेगा, अटॉर्नी, टेक्निकल और फंक्शनल एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो कंपनी के बाहर के हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो बाहर के हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी बाहर के नहीं होंगे, कंपनी सेक्रेटरी अंदर के होंगे, कंपनी सेक्रेटरी अंदर के होंगे, नॉर्मली ऑडिटर बाहर के होते हैं, यहाँ अटॉर्नी को आप लॉयर की तरह फेस कर सकते हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इंजीनियर, जो प्रोफेशनल एडवाइजर है, कंपनी के अंदर का नहीं है, वो कभी भी प्रमोटर के कहने पे नहीं चल सकता, माने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, वैल्यूअर एटसेट्रा, उनको आप कभी भी प्रमोटर के कहने पे वो नहीं चलेगा, बट बाकी जो भी अंदर का लोग है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है, सिंपल बात है, जो कंपनी मैनेजमेंट का पार्ट है, वो जिसके कहने पे चलता है वो प्रमोटर होता है। जैसे मुकेश अंबानी ऑब्वियसली प्रमोटर है, उनके कहने पे कंपनी चलता है, उनके डायरेक्शंस पे कंपनी चलता है, वो डायरेक्ट करता है अंबानी के रिलायंस के बारे में, गौतम अदानी का डिसीजन लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब। यहाँ पर एक बात किया है, टू बी ए प्रोमोटर वन नीड नॉट नेसेसरीली बी एसोसिएटेड विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर होने के लिए आपको शुरू से ही कंपनी बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि कंपनी को स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था सिर्फ वही कंपनी है, वही प्रोमोटर बन सकता है, नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बातें। देखो, students are advised to take note that above definition serve the purpose to make a person liable in capacity of promoter for fraud through misstatement, but not highlighting what actually promoters do. Hence, considering the judicial pronouncement improves our understanding regarding the role of promoter. Promoter is one who undertakes the form of a company with a reference to a given project and to set it going and who takes necessary steps to accomplish that. जो बिजनेस को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, फिर उसको कंप्लीट करता है, अकॉम्प्लिश माने कंप्लीट करना, नेसेसरी स्टेप्स भी लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी सारा केस भी बना है, फिर वहां से ये डिसीजन लिया गया कि प्रोमोटर का सिंपल मतलब ये भी नहीं होता कि जो सिर्फ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रोमोटर बीच में भी आ सकता है, किसी प्रोजेक्ट में भी आ सकता है, इसलिए ये बात कहा है टू बी ए प्रोमोटर वन नीड नॉट नेसेसरीली बी एसोसिएटेड विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कि मैं कंपनी के फॉर्मेशन की स्टार्टिंग से था तो मैं प्रोमोटर नहीं। जो बाद में भी आएगा और कंपनी को सब्सिक्वेंटली हेल्प करेगा टू अरेंज फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल फ्लो करेगा, विल इक्वली बी रिगार्डेड एज प्रोमोटर, उसे भी प्रोमोटर कहा जाता है। तो फिर प्रोमोटर का फाइनल डेफिनेशन क्या आता है? प्रोमोटर डिनोट्स एनी इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप फर्म और ए कंपनी दैट टेक्स ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, क्रिएट और मोल्ड अ कंपनी एंड सेट इट गोइंग इन ए फिड्यूशियरी पोजीशंस। फिड्यूशियरी माने जैसे कंपनी के साथ उसके ओनर का एक रिलेशन होते हैं, काफी क्लोज रिलेशनशिप में, माने कंपनी और कंपनी का प्रोमोटर का रिलेशन बहुत नजदीकी होता है, तो ठीक है, इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं, गोइंग इन ए फिड्यूशियरी पोजीशंस।
बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। जब कोई किसी के बिहाफ में काम करता है, जब कोई किसी के बिहाफ में काम करता है, जैसे कंपनी के बिहाफ में उसका प्रमोटर काम करता है, तो फिड्यूशियरी पोजीशन, तो वो बन जाएगा कंपनी। Promoters denote any individual, association, partnership, or a company that takes all necessary steps to incorporate, create or mold a company and set it going, और उसको चलाने में हेल्प करते हैं, और बहुत ही फिड्यूशियरी पोजीशंस में होते हैं, माने ऑन बिहाफ में काम करते हैं, काफी क्लोज में होते हैं, ऐसा। तो प्रोमोटर का मतलब नॉर्मली लोग एक इंजीनियरली समझते हैं कि सिर्फ जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वही प्रोमोटर है, नहीं, बाद में भी आगे पैसा फ्लो करते हैं बिजनेस पे, फिर बिजनेस को न्यू प्रोजेक्ट में आगे लेके चलता है, वो भी प्रोमोटर हो सकता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, ABC हमारे लोकल एरिया में मानो 3 आदमी हैं, तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तीनों ने मिलकर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिया, रियल एस्टेट मैंने बिल्डिंग बनाने वाला रे बाबा। इसमें ABC तीनों काम कर रहा था, तीनों ने मानो 1 करोड़ करके लगाया, A का 1 करोड़, B का 1 करोड़, C का भी 1 करोड़, तीनों ने 3 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली जो तीनों ने स्टार्ट किया वो तो प्रोमोटर है ही, ठीक है। फिर 2-4 बिल्डिंग बनने के बाद जब सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था, ठीक है, तब D कहीं से आके बोल रहा है कि भाई मैं आप लोगों के बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के बिजनेस पे जोड़ना चाहता हूँ। तो D बोल रहे हैं कि मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा है, मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहूंगा इसके बिजनेस में, 5 करोड़ भी लगाना चाहूंगा और प्रोजेक्ट पे काम भी करूंगा जैसे आप लोग कर रहे हो। तो ABC राजी हो गया और D आ गया, लेकिन D स्टार्टिंग में नहीं था, शुरुआत में नहीं था, तो क्या D को प्रोमोटर कहेंगे? है। समझे कि नहीं? वेरी गुड, हो जाएगा लो, सबको समझ में आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। ऐसा है, ठीक है। जो शुरुआत में नहीं होते हैं वो भी प्रोमोटर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो शुरुआत में ही होगा वही प्रोमोटर। यहाँ पर एक ट्रू फॉल्स दिया है, स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है। टू बी ए प्रोमोटर वन नेसेसरीली बी एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर होने के लिए सबको, किसी को भी इनिशियल स्टेज में रहना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल सोच है। लोगों को लगता है कि हाँ, लेकिन आंसर ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो इसलिए आपको जवाब कैसे देना है, जब लॉ में लिख के जवाब देना पड़ता है तो कैसे जवाब दोगे? फॉल्स। वन हु सब्सिक्वेंटली हेल्प्स कंपनी टू कीप गोइंग, रेज फंड्स एंड एडवाइस टू बोर्ड अदर देन इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, अदर देन इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, माने कंपनी के बाहर गए। प्रोफेशनल कैपेसिटी माने अंदर का मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, बदले में फीस लेते हैं, जैसे कि अटॉर्नी, जैसे कि एक्सपर्ट्स, एनी काइंड। बिजनेस के अंदर वाले लोग नहीं है, बट उनसे उनको हेल्प लेके कर रहे हैं, मतलब वो बेसिकली कंपनी को हेल्प कर रहे हैं और बदले में अपना फीस लेते हैं, तो उन्हें प्रोमोटर नहीं कहेंगे, उनको छोड़ के। इसलिए बोला अदर देन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे कि लॉयर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं, काइंड ऑफ ऑडिटर हो सकते हैं, उनको छोड़ के विल बी इक्वली एज रिगार्डेड एज प्रोमोटर। सिंपल बात है। तो देखो सर, लॉ इतना डिटेल क्यों होता है? लॉ इसलिए इतना डिटेल होता है क्योंकि आगे आगे क्या होगा, जब बिजनेस आगे बढ़ता रहता है, कोई मानो लीगल एक्सपर्ट है, उसने बिजनेस को कभी हेल्प किया था इन द सेंस लीगल एक्सपर्टीज के थ्रू से हेल्प किया था। 4 दिन बाद बोलेगा, जैसे मानो आप में से मैं 4 लोगों का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रवि, तेज, ठीक है, और किसका नाम लिया था? रवि का नाम ले लिया, तेज का नाम ले लिया, चलो सैनोन, और किसका नाम लिया जाए, से फॉर एग्जांपल कोनिका। मैं रैंडमली ले रहा हूँ सर, अगर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, जस्ट एक रैंडम नेम। मानो कि रवि है, तेज है, सैनोन है, कोनिका, ठीक है, चारों जन मिलके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चारों जन मिलके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये लोग बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन मानो इनमें से कोई ऐसा है, से फॉर एग्जांपल आज दर्श नहीं है, मैं दर्श का नाम ले रहा हूँ फिर भी,
दर्श आज क्लास में नहीं है। तो मानो मैं दर्श को ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर सोमू को ले रहा हूँ, ठीक है। मानो दर्श या सोमू कोई भी है जो कंपनी में एज एन एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। मानो सोमू एज ए लॉयर काम कर रहे हैं, ठीक है, दर्श वैल्यूअर के हिसाब से काम कर रहे हैं और कंपनी को पैसा जुगाड़ करने में, कैपिटल रेज करने में काफी मदद कर रहे हैं। तो क्या सोमू और दर्श जो कंपनी को एज एन एक्सपर्ट हेल्प कर रहा है, क्या वो कंपनी में अपना ओनरशिप क्लेम कर सकता है कि नहीं? हम लोग कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, हमने पैसा जुगाड़ करके दिया, कैपिटल जुगाड़ करके दिया, लीगल प्रॉब्लम से बचाया, तो क्या वो कंपनी में अपना ओनरशिप क्लेम कर लेगा कि नहीं हम कंपनी का ओनर है या प्रोमोटर है? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल हाँ मी, सर, तो प्रमोटर। सबको समझ में आया ना? वेरी गुड भूमिशन। कोई अगर एक्सपर्ट इसमें प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी का प्रोमोटर है, ठीक है। तो इसीलिए इतना डिटेल्स में लिखना पड़ता है, नहीं तो बाद में यही सब चीजें कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी बोल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हर बात को लिखना पड़ता है और जैसे हर बात लिखते हैं लॉ में, चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्रोमोटर कौन है? सर एक प्रमोटर को लेके लॉ को कितना सोचना पड़ा, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन एक बिजनेस को बनाने वाला प्रोमोटर, उसके बारे में लॉ कितना सोचता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3, सेक्शन 3 कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, अर्लियर कंपनीज वर ग्रांटेड राइट्स बाय रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर मैंने बेसिकली वो राजा के थ्रू, मैंने बेसिकली जो रॉयल होता था इंग्लैंड के सिस्टम पे चलता था, रॉयल चार्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, राज परिवार से ऐसा कुछ नहीं होता। अभी क्या होता है, नाउ ए कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड बाय आइदर ए स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो स्पेशल एक्ट के थ्रू से आएगा गवर्नमेंट का, या फिर कंपनीज एक्ट के थ्रू से आएगा। अकॉर्डिंगली एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में बी आइदर ए चार्टर्ड कंपनी, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी चार्टर्ड कंपनी भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी कंपनी भी हो सकता है और रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकता है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद द रजिस्टर्ड कंपनी। सेक्शन 3 डील्स विद द रजिस्टर्ड कंपनी। नाउ समझाता हूँ सेक्शन 3 क्या चीज है। फॉर्म ऑफ कंपनी, द कंपनीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज शोन बिलो इन फिगर। चलो कंपनी को अलग अलग लेवल में डिस्कस किया जाता है, ये जान लोगे ना, बहुत जान लोगे सर, ठीक है। ये जो समझ गया बहुत समझ गया। कंपनी जैसे कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होकर भी कंपनी बन सकता है और कुछ अनइनकॉर्पोरेटेड हालत में भी रहते हैं। अब जब इनकॉर्पोरेट होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 3 तरह का हिसाब होता है। एक जो सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड होता है, एक जो स्टैट्यूटरी कंपनीज के अंडर में आता है, और एक जो चार्टर्ड कंपनीज होते हैं। और जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यही मेन मुद्दा है। स्टैट्यूटरी कंपनी जो मैंने लीगली बन जाता है, चार्टर्ड कंपनीज बने रॉयल चार्टर्ड के थ्रू से जो पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये लोग भी कंपनीज हो सकता है, स्टैट्यूटरी भी कंपनीज है, बट हम लोग मेनली रजिस्टर्ड कंपनीज के थ्रू से बात करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट मेनली इस पे डील करता है। तो रजिस्टर्ड कंपनीज को भी लायबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा बाकी चीजों पे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हूँ, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। एंड आप सबको पता है लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, मैं पिछले क्लासेस में ही डिस्कस कर चुका। लिमिटेड बाय शेयर्स वाला पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, मैंने स्टॉक मार्केट लिस्टेड पब्लिक कंपनी मैंने, जिसमें पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग होता है, जिसमें मिनिमम मिनिमम 2 से लेके मिनिमम 7 से लेके मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकता है। मिनिमम 7 से लेके अनलिमिटेड लेवल तक मेंबर हो सकता है, किसका, पब्लिक का। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
लिमिटेड बाय गारंटी में विद कैपिटल विदाउट कैपिटल, ये भी पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट में चल सकता है। विदाउट कैपिटल भी पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट चलता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मैंने हम लोग जिस तरह का बिजनेस नॉर्मली देखते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, आप अगर बिजनेस से लोन, मार्केट में लोन लेते हो बिजनेस के नाम पे, तो बिजनेस का लायबिलिटी जितना आपका लायबिलिटी भी होता है, मतलब आप बिजनेस से अलग नहीं होते। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी वही बात है कि बिजनेस से ओनर अलग नहीं हो पाता है। मार्केट में कंपनी के नाम पे जितना लोन रहेगा उसका मेंबर को, प्रोमोटर को, ओनर को उतना लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। सर ऐसा कब होता है, क्या कोई तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी बनना नहीं चाहेगा? सर नॉर्मली तो कोई नहीं बनता है, लेकिन अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करता हो तो कंपनी का ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी वाला कॉन्सेप्ट हटा के उसको अनलिमिटेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और कंपनी का लायबिलिटी और ओनर का लायबिलिटी सेम लेवल में आ जाते हैं, तो वो अनलिमिटेड कैटेगरी में चले जाते हैं। समझाऊंगा आगे आगे और डिस्कस करूंगा। लेकिन आप में से जो लोग पहले लास्ट वीक के क्लास में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, उनको मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों को जरूर पता होगा, और जिसको नहीं पता उसको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। फिर से ये सब डिस्कशंस हो जाएगा सर। अब बात ये उठता है सर, ये जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 ऐसे भी पढ़ सकते हो, 3 सबसेक्शन 1, 3 सबसेक्शन 1, 3 सबसेक्शन 1 क्या बताते हैं? 3 सबसेक्शन 1 बताते हैं फॉर लॉफुल पर्पस, फॉर लॉफुल पर्पस माने कोई इलीगल काम के लिए तो बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, पर लेकिन लोग तो बनाते हैं सर, वो बाद में बैन भी तो हो जाते हैं, पकड़ में जब आ जाते हैं। फॉर द लॉफुल पर्पस, हर बात लॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर ए लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक पब्लिक कंपनी को बनाया जाता है 7 मेंबर से या उससे ज्यादा। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कम से कम 7, मैक्सिमम कितना भी ला दो कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2। लेकिन सर आज की डेट में एक न्यू मॉडल ऑफ प्राइवेट बिजनेस आया है, जो प्राइवेट तो है पर थोड़ा अलग है, स्पेशल वाला, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, जो एक ही इंसान बना सकता है, एक ओनली वन, एक बंदा एक कंपनी का मालिक बन सकता है। फर्दर सबसेक्शन 2 to section 3 provides that a company form specified by incorporated in either case, जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स बनेगा, लिमिटेड बाय गारंटी बनेगा, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला बनेगा, हर एक केस को देखा जाता है। देखो जब भी हम लोग बोलते हैं ना लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसका मतलब यही होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर्स, वो लिमिटेड बाय गारंटी भी होगा, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होगा। माने वही बात है कि जितना वादा कंपनी शेयर को एप्लीकेशन डालने के टाइम पे बोला था, मैं आपको पहले भी बोला था ना, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी का फेस वैल्यू है 10 टका, 10 में से कंपनी एप्लीकेशन में मांगा, एप्लीकेशन में बोला कि भाई 3 टका दे दो, अलॉटमेंट में बोला कि भाई 2 टका दे दो, और फर्स्ट कॉल में बोला भाई और 2 दे दो, और फाइनल कॉल में और 3 दे देना। अब मानो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा हूं, तो 10 में से 3, 2, 5, 2, 7 टका मैंने पेमेंट कर दिया था, 3 टका मेरा अभी भी बाकी है। अगर मैं कंपनी में 1 लाख शेयर होल्ड करता हूं, तो 1 लाख शेयर मैंने 10 टका करके 10 लाख होता है टोटल वैल्यूएशन। तो अगर मेरा टोटल वैल्यूएशन 10 लाख है, जिसमें से मैं 7 लाख दे के रखा हूं और 3 लाख मेरा बाकी है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हो जाएगा इन फ्यूचर जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगा तो मेरे से सिर्फ 3 लाख की डिमांड कर सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं मांग सकता। और ना ही कंपनी का अगर मार्केट में लोन भी हो जाए, लायबिलिटी भी हो जाए, तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पे कभी भी कंपनी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है।
और गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे कोई गारंटी देता है कि इन फ्यूचर में अगर कंपनी का कोई प्रॉब्लम होता है लायबिलिटी रिलेटेड, ठीक है, तो हम लोग इतना गारंटी देते हैं कि हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली जब कंपनी बंद के कगार में हो जाए, जब कंपनी उंड अप सिचुएशंस में आ जाए। उंड अप माने कंपनी बंद हो जाएगा, वाइंडिंग अप भी बोल सकते हैं या उंड अप बोल सकते हैं। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेट होता है, उस टाइम पे ये गारंटी का काम होता है। कुछ शेयर होल्डर कंपनी को वादा करते हैं कि कंपनी बंद होने के टाइम पे हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जितना बोलेगा उतना। ये बात पहले भी हुआ था और बार बार होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी shall be formed only as a company limited by shares. IFSC company means a company licensed to set up business in any international financial service center in India, like in Gujarat International Finance Tech City. सर ये क्या चीज है? गुजरात कहाँ से? चलो थोड़ा गुजरात घुमा के लाते हैं। जाओगे गुजरात? किसी कोई गुजरात घूमे हो क्या? अगर नहीं घूमे हो तो जरूर घूमना। देखो क्या होता है, ये गिफ्ट सिटी में आपको बताता हूँ। जैसे आज के डेट में हमारे देश का जो एनएसी भी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी गिफ्ट सिटी में ही चल रहा है। मैंने कंपनी का हेड ऑफिस वगैरह काफी सारा चेंज हो चुका है। मैंने बेसिकली पहले इतना समझना पड़ेगा कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी क्या होता है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या चलता है। सर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसे आईएफएससी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। करता क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन इन द गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एंड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। लॉ की भाषा में इसको आईएफएससी कहा जाता है। सर क्या करता है? करता क्या है आईएफएससी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात promoted a greenfield project. In 2020, GIFT IFSC bagged 10th place in finance industry and top rank in emerging financial centers in the Global Financial Center Index. As of June 2023, it is home to 23 multinational banks, including HSBC, JP Morgan, Barclays, इंटरनेशनल बैंक है ये सब, अमेरिका का, ये HSBC चाइना का है, हांगकांग शांघाई बैंक ऑफ चाइना। Furthermore, it includes 35 fintech entities. Fintech माने पेटीएम के जैसे financial technological entities, 2 international stock exchange with average daily trading volume 30.6 billion, as well as India's first international bullion exchange with 75 onboarded jewelers. माने गोल्ड में ट्रेड होता है, गोल्ड में भी ट्रेड होता है। ये गिफ्ट का हुआ, एक बहुत सारे टावर है यहाँ पर, कंपनीज है यहाँ पे। बेसिकली टावर में कौन है? कंपनीज लिस्टेड है। इसको बनाने का मेन पर्पस है कि इंटरनेशनल कंपनीज जो है, इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो इंडिया में आए, स्पेशली बैंक, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, फाइनेंशियल लेवल में, जो इंडिया में बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसा का फ्लो करे। फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है, इंडियन कंपनीज भी यहाँ पर न्यू स्टार्टअप करेगा, तो यहाँ की गिफ्ट सिटी में एस्टेब्लिश कंपनीज के थ्रू से लोगों को फाइनेंस का सुविधा मिलेगा, मैंने इन सिंपल कहो तो लोन का सुविधा मिलेगा, ठीक है। आप बिजनेस में बस मन लगा के बिजनेस करो। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में तो बहुत बात होता है ये सब चीजों को लेके। बेसिकली ये फंड देता है, ठीक है, फंड देता है। माने गिफ्ट सिटी में जो भी कंपनीज लिस्टेड होगा या आईएफएससी में जो भी कंपनी लिस्टेड होगा, इसका मेन काम है फाइनेंशियल, नाम में ही है फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। माने बेसिकली वर्ल्ड के जहां जहां बिजनेस डेवलप होता है वो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनता है। जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि अभी दुबई, चाइना में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आईएफएससी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डेवलप एनी कंट्री, और जो कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने बनाया था, मतलब प्रोजेक्ट तब का था। बाद में वो अभी गुजरात के इंडिया के पीएम बना, और गुजरात में तो ये होना ही था। सर सारा चीज गुजरात में ही होगा।
गुजरात में एनवायरनमेंट बना रहा है तो फिर क्यों नहीं होगा? जहां एनवायरनमेंट बनेगा वहीं पर होगा। बैंगलोर टेक सिटी बना है, ये फाइनेंस सिटी बना है, फाइनेंशियल लेवल में गुजरात डेवलप कर रहा है। जहां जो बनेगा वहां वो हो जाएगा, बस एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। मेंटेलिटी क्लैरिटी के साथ रहेगा तो हर चीज बन जाएगी। कोलकाता में भी बहुत मतलब पोटेंशियलिटी है, बहुत, गुजरात से भी ज्यादा। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये आप बंगाल की हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं, ये दुनिया मानता है। लेकिन सर कब होगा पोटेंशियलिटी बाहर, कब निकलेगा? सही लीडरशिप आ जाए, सब निकल जाएगा। बस वी नीड ए गुड लीडरशिप। यूथ को सबसे पहले ये बात समझना चाहिए, जात पात से बाहर निकलो, सही गलत में भेद मतलब डिफरेंस करना सीखो। ये जिस दिन सच्चाई जो समझ जाएगा वो बंदा समझ जाएगा। सच्चाई समझना जरूरी है। कोई मतलब एक्चुअली लोग सोचते हैं ना कि नहीं मतलब सब अपना अपना बोलता है, लेकिन अपना अपना कुछ नहीं होता। ऑलवेज देयर इज ए ट्रूथ। कोई एक चीज तो है जो सही है, बाकी एक दूसरा हर चीज गलत है। अब सवाल उठता है, लेकिन हर कोई बोलता है कि मैं सही हूं। प्रॉब्लम यहीं पर। चलो ठीक है, लेकिन वो हमारे देश का एम्बलम है ना, अशोक चक्र का, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सच्चाई का जीत हमेशा होता है। गलत तरीके से कोई नहीं जीत सकता, ना तो कभी जीत पाया है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बुराई का क्या होता है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों? जब सच्चाई थोड़ा वीक पड़ जाता है। ये देखो सर, गिफ्ट सिटी को किस तरह से डिवाइड किया गया। एक डीटी, एक है डीटीए जोन, एक है एसी एसी जेट। एसी जेट क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसा ऐसा कंपनी बनेगा एसी जेट में जो देश के अंदर विदेश वाला फीलिंग्स लेगा। यानी इनका काम इतना रहेगा कि आप प्रोडक्ट जो है ना एसी जेट से एक्सपोर्ट होगा बाहर, देश के बाहर। इसमें देश का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। और डीटीएम मैंने डोमेस्टिक टैरिफ, मैंने जो बेसिकली नॉर्मल बिजनेस की तरह ही रहेगा। कभी मैं डिटेल्स में बात करूंगा आईएफएससी, क्योंकि अभी लॉ में बात मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बात कर रहा हूँ। एक क्लास रहेगा सर जिसमें मैं आपको आईएफएससी के बारे में बात करूंगा। ठीक है? द डिवीजन इज द मेन फोकस ऑफ गिफ्ट सिटी एंड इज इंडियाज फर्स्ट आईएफएससी। इट इज डिजाइंड टू कैटर द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल इतना समझ, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आओ बिजनेस करो, पैसा कितना चाहिए बोलो, बिजनेस में दम दिखाओ, पैसा तो हम देंगे। वहां पर बड़े बड़े कंपनीज, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन फाइनेंशियल सर्विस बैठा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देश कहाँ जा रहा है, किस लेवल तक पहुंच रहा है, और आगे और जाएगा, आगे और जाएगा। उम्मीद नहीं, झूठा उम्मीद पे बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। जरूरत पड़ने से जाके देख के आओ। इम्पैक्ट बहुत जोर का पड़ रहा है। क्या है ना, कभी कभी वो कुआं का मेढक होता है ना, कुआं के मेढक की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। कुआं का मेढक को हमेशा लगता है कि उसका कुआं ही सबसे बड़ा है, लेकिन वो कभी ना तो तालाब देखा, ना तो नदी देखा, ना तो समंदर देखा। ठीक है? तो जाओ, बाहर निकलो घर से, थोड़ा कभी कभी मौका मिले तो देख के आओ। ठीक है? देखो, देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज है। अब बुरा चीज पे ही सारा आंख का मतलब एनर्जी को खराब मत करो। सर क्या क्या बोलते हो? समझने वाले समझ जाते हैं सर। जो भी हो, समझ गए आप लोग? तो आईएफएससी में जो भी होते हैं ना बिजनेस करने के लिए आते हैं, सब लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलता है। और आईएफएससी कहाँ बना है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में है, जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। ठीक है? फुल फॉर्म है इसका। काफी डिटेल्स में बात करेंगे सर, गिफ्ट सिटी क्या है और वहां पर किस तरह से इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल वापस आ जाते हैं कंपनीज एक्ट में। अच्छा प्लीज मुझे आप लोग बताओगे, मैं थोड़ा सा जितना बताया आपको आईएफएससी के बारे में, गिफ्ट सिटी के बारे में, आइडिया लगा? समझ में आ रहा है कुछ? হ্যাঁ স্যার। सवाई बुझते पारছে? हाँ सर। ये जो हम लोग वेरी गुड सर। ये जो हम लोग सिंगापुर सिंगापुर करते हैं, सिंगापुर करता क्या है? सिंगापुर इज अ वेरी रिच इकोनॉमी, वेरी रिच इकोनॉमी। छोटा सा देश है। सिंगापुर का साइज कोलकाता जैसा साइज है, पता है आपको?
सिंगापुर इतना छोटा सा एक देश है, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ 54 लाख लोग रहते हैं इसमें। कोलकाता में अप्रोक्स, मतलब ओरिजिनल कोलकाता में, स्पेसिफिक सिटी में 42-45 लाख लोग रहते हैं। तो एक कोलकाता जैसा देश है, साइज में भी छोटा ही है। अब यहाँ पर होता क्या है, इसका मेन जो इकोनॉमी का फोकस है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एंशिएंट सिंगापुर, तो सिंगापुर नाम जो है इंडियन नाम है सर। ये क्या लिखा है एंशिएंट सिंगापुर, इधर क्या लिखा है, मलय अनलस किंगडम ऑफ सिंगापुरा was founded on the island of संगनीला उत्तमा। ये सब संस्कृत में मालॉय मालॉय। बेसिकली साउथ इंडियंस जो राजा लोग होते थे वही लोग इसको चलाते थे। बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ। अब मैं आपको ज्यादा अभी इसमें नहीं लेके जाना चाहता, इतिहास में नहीं लेके जाना चाहता, मेरा थोड़ा वीकनेस है हिस्ट्री पे। मैं आपको इकोनॉमी में लेके जाना, सिंगापुर का इकोनॉमी क्या है। देखो, दिस इज द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी माने इनके पास पैसा है, ये पैसा अपने आप में नहीं बना, ये लोगों को जगह दिया, बोले आओ यहाँ पर फाइनेंशियल सेंटर बना। दुनिया के हर बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज को बुलाया। ठीक है, हाईली डेवलप मार्केट इकोनॉमी, हाईली डेवलप मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहां पर पैसा मिलता है। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर्स आर गाइडेड बाय द प्राइस सिग्नल्स created by the force of supply and demand. The major characteristic of market is the existence of factor markets. ये इकोनॉमिक्स हो गया, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ये बेसिकली लोगों को इकोनॉमी में पैसा का फ्लो करने के लिए जगह दिया, कंपनी को बुलाया, बैंक को बुलाया, और उसके थ्रू से स्पेशली एशिया, यूरोप, हर जगह में पैसा का फ्लो बढ़ा था। और जिसके पास पैसा है वो वहां पर पहुंचा, कंपनी बनाया, और सिंगापुर का खुद का इकोनॉमी भी डेवलप हुआ और साथ में बाकी का भी। सिटी देख के ही समझ में आएगा, आइलैंड नेशन है, गजब का है। ठीक है, इंडिया भी वही करना चाह रहा है, इंडिया भी वही करना चाहता है। अगर एक छोटा सा देश ऐसा ये कर सकता है तो इंडिया तो बहुत कुछ कर सकता है। छोटा सा देश है लेकिन क्या डेवलप कंट्री है, क्या एचडीआई, हर कंट्री को छोटा छोटा हिस्से से बांट दो डेवलपमेंट के लिए, और हर किसी को डेवलप बनेगा। इंडिया का हर एक हिस्सा को, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न, नॉर्थर्न, हर किसी को ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतना हाई है, बहुत हाई है। तो बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा कि क्या होता है ये सब, आईएफएससी, फाइनेंशियल सिटी। ठीक है, सिंगापुर एक्चुअली यही करता है। ठीक है, अलग मुद्दा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूँ सर। टॉपिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, जितना जरूरी है बताने का कोशिश किया, नहीं तो क्या है ना, कनेक्टेड है सारी चीजें। आईएफएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग बोलोगे ये क्या होगा सर, थोड़ा बताना चाहिए। अब बात करते हैं ओपीसी पे, वन पर्सन कंपनी। क्या है ओपीसी? कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, फर्स्ट टाइम अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बाय जस्ट वन पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी। एक इंसान एक कंपनी बनाएगा, उसका भी लिमिटेड लायबिलिटी। सर ऐसा बनाने के पीछे का वजह वजह इतना है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेशन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैंने मेरा बिजनेस मानो, मेरे बिजनेस का मैं ओनर हूँ, ठीक है, मेरे बिजनेस का मैं ओनर, मिस्टर प्रलय एक बिजनेस का ओनर। तो मिस्टर प्रलय का बिजनेस का ओनर प्रलय है, तो प्रलय का भी मतलब बिजनेस का लायबिलिटी और प्रलय का लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं प्रलय, मेरा नाम है, ठीक है, प्रलय का लायबिलिटी बिजनेस के लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। बट कंपनी चेक कहता है ओपीसी को भी सेम फीचर्स दिया जाए, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। और इस लिमिटेड लायबिलिटी के तहत एक इंसान एक कंपनी को बनाए, एक इंसान एक कंपनी को बनाएगा, वो भी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है सर। क्या गजब कॉन्सेप्ट है? देखिए सर,
called 1% company. Such a company is described as a private company. Basically ये private है. Section देख लो 3 subsection 1 clause C. Further section 3 subsection 1 along with rule 3 and 4 of the company's rule 2014 provide certain provisions specifically applicable in case of 1%. Question उठता है कौन बना सकता है? सर न्यू स्टार्टअप. बंगाली में एक गाना याद आ गया. गाना नहीं, एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा फेमस सा लाइन है, आप लोग शायद सुने होंगे. बोलता है कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো. सो वेरी फेमस लाइन. इसके ऊपर AR रहमान का भी एक हिंदी वर्जन है. अगर तेरी बुलावे पे कोई ना आए तब चल अकेला रहे. ठीक है, बंगाली में जो है उसका AR रहमान का एक फेमस इंग्लिश हिंदी वर्जन सुनना. अगर तेरे बुलावे पे कोई ना आए तो चल अकेला रहे. चल अकेला चल अकेला चल अकेला रहे. अगर बिजनेस करना है और कोई साथी नहीं मिल रहा है तो अकेला बना लो कंपनी. ठीक है, फिर धीरे धीरे जब बिजनेस बन जाएगा कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा. कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लाया सेक्शन 3 के तहत. ओनली ए नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन माने एक कंपनी कभी भी एक ओपीसी नहीं बना सकता. एक पार्टनरशिप कभी एक ओपीसी नहीं बना सकता. एक इंसान ही एक ओपीसी बना सकता. माइनर नहीं बना सकता. अदर देन माइनर माने अगर आपका एज बिलो 18 है, ठीक है, अगर आपका एज बिलो 18 है तो नहीं बना पाओ. अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ही बना सकते हो, माने कोई फॉरेन सिटीजन नहीं बना सकता. एंड वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, अगर आप इंडिया का रेसिडेंट हो या फिर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1%. वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी. यानी इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, सिटीजन होना पड़ेगा. रेसिडेंशियल स्टेटस पे थोड़ा सा छूट है, मैं आगे बताता हूं आपको. Resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. ऐसे इनकम टैक्स जो लोग क्लास करते हैं नॉर्मली, काफी लोग जो लोग इनकम टैक्स का क्लास करते हैं इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, उनको पता होगा कि इंडिया में अगर किसी को रेसिडेंट बनना होता है ना, ये इनकम टैक्स का ही रूल है रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट. अगर किसी को इंडिया में रेसिडेंट बनना होता है तो कम से कम 182 दिन रहना पड़ता है. बट देयर आर सर्टेन सेक्शंस जब कोई फॉरेन माने इंडियन सिटीजन फॉरेन ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का फॉरेन में रहते हैं, माने इंडिया का ही बंदा है, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनके लिए कुछ केसेस हैं जहां पर 120 दिन का रूल भी फॉलो होता है. बट यहाँ पर ना आप लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस का सारा रूल को दिमाग में ना लो. 182 का रूल है, 60 365 का रूल है, 120 का भी रूल है, 15 लाख इनकम, 15 लाख के कम, 15 लाख से ज्यादा. अब इतना ज्यादा दिमाग ना लो, सिंपल जितना बोला है उतना सोचो कि अगर कोई इंसान इंडिया में 120 दिन रहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, माने अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 2023-24, पिछले साल में 22-23 में आपका इंडिया में 122 दिन रहना जरूरी है कम से कम. बस अब ज्यादा इनकम टैक्स यहाँ पर ना घुसेड़े. ठीक है, जो लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, वो लोगों के मन में ना एकदम रेजिडेंशियल स्टेटस का रिसेंटली इनकम टैक्स क्लास में चल भी रहा है. ठीक है, तो वो तो एकदम जज्बाती हो गए ना, सारा नियम मेरे को सुना देगा भी. लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप उस सब रूल के बारे में ना सोचे. सिंपल इतना सोचे कि 120 दिन अगर कम से कम इंडिया में आप रहते हो पिछले साल में तो आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जा सकता है. या फिर आप इंडियन सिटीजन हो तो फिर हम और आप माइनर नहीं हो तो जाके आप ओपीसी बना सकते हो. ठीक है, तो ओपीसी और एक बात कहता है, ओपीसी को इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8 पॉसिबल नहीं है. सर सेक्शन 8 क्या होता है? सर चैरिटेबल कंपनीज होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या चैरिटेबल कंपनी माने एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. एक 1% कंपनी को कभी भी चैरिटेबल पार्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. OPC can't carry out non-banking financial investment activities, including investment in securities of any body corporates. एक OPC कभी भी NBFC नहीं बना सकता. सर ये क्या चीज है? NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स.
जैसे मानो आप लोग बहुत सारे कंपनी के बारे में नाम सुने हो, मैं कुछ नाम बताता हूँ। आप लोग नाम सुने हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा कंफर्म करो। बजाज फिनसर्व नाम सुने हो? हाँ सर, यस सर। बहुत लोग यूज करते हैं बजाज फिनसर्व, फिर आदित्य बिरला कैपिटल। मैं कुछ एनबीएफसी का लिस्ट निकालता हूँ, आपको शायद पता होगा। एनबीएफसी लिस्ट बहुत सारे हैं। आरबीआई की वेबसाइट में जाओगे तो और बड़ा 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 मिलेगा। मैं आप उतना डिटेल्स में मतलब गूगल करोगे तो भी दिखेगा। ये देखो, फिर एनबीएफसी करता क्या है? सर जो बैंक करता है ऑलमोस्ट वही काम करता है, लेकिन जैसे हम लोग बैंक में पैसा रख सकते हैं, एनबीएफसी में ना पैसा नहीं रख सकते नॉर्मल। कभी कभी किसी किसी केस में किसी किसी को डिपॉजिट रखने का परमिशन है, बट बैंक का जितना सारा सुविधा है, सारा सुविधा एनबीएफसी नहीं दे सकता। बट हाँ, लोन प्रोवाइड करना एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा काम है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। आपको अगर बैंक में लोन नहीं मिलता है तो आप एनबीएफसी में जाके लोन लेके आ सकते हो। फिलहाल इतना समझ लो, बाकी बाद में बात करेंगे। तो पॉइंट इज दैट कि कोई भी एनबीएफसी, सॉरी, कभी भी कोई भी ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकता, एनपीओ नहीं बना सकता, और कभी भी सिक्योरिटीज मैंने शेयर डिवेंचर का जो बिजनेस होता है ना, ऐसा बिजनेस कभी बना नहीं सकता, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, इस तरह का काम नहीं कर सकता। बाकी कोई भी बिजनेस करना है आपका। और एक बात, ओपीसी का क्या है? एक ओपीसी जब बनेगा, जैसे इंडिकेट नेम एंड कंसेंट नॉमिनी। ओपीसी जब बनेगा, अपना नाम बताओ, ओपीसी का नाम बताना पड़ता है। मैंने आप अपना बिजनेस का क्या नाम रखोगे? नया बच्चा का नामकरण होता है, वैसे ही ओपीसी का भी नामकरण होता है। द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल आल्सो इंडिकेट द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर। माइनर को कभी भी ओनर नहीं बना जा सकता, इवन माइनर नॉमिनी भी नहीं हो सकता, जो कि इंडियन सिटीजन होगा, रेसिडेंट इन इंडिया होगा, along with his prior written consent। उसके लिए लिखित देना पड़ता है। Memorandum of one person company shall also indicate the name of the natural person other than minor who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, as nominee, along with his prior written consent in the form number INC 3, who shall, in the event of subscriber death or his incapacity to contract, become the member of the company। माने अगर कोई नॉमिनी रहेगा ना, तो नॉमिनी का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खोलते हो, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलते होंगे, ठीक है? तो बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथ आपको नॉमिनी देना पड़ता है ना? आप लोग जानते हो? माँ बाबा को पूछना अगर आप लोग नहीं जानते हो तो। बैंक में अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, नॉमिनी देना पड़ता है। नॉमिनी माने अगर आपका कुछ हो गया, अकाउंट होल्डर का कुछ हो गया, तो उसका अमाउंट किसको मिलेगा? सिमिलरली 1% कंपनी के केस में एक नॉमिनी देना पड़ता है। सब्सक्राइबर के डेथ के बाद या इनकैपेसिटी के बाद बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? Mrs. Madhu, Miss Madhu, formed an OPC, whereas Mr. Sudan is nominee as his name is specified in MOA। MOA क्या है? MOA कंपनी का, मैं आपको पहले ही बोला, कॉन्स्टिट्यूशन से। MOA along with his consent, मिस्टर सुदन को नॉमिनी बनाया गया, और MOA में मिस्टर सुदन का नाम भी दिया गया। मिस्टर मधु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मिस्टर मधु जो है, जिसका कंपनी है, वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। इंसॉल्वेंट माने बैंकरप्सी, बैंकरप्टेड हो गया, माने मार्केट में इतना लोन या इतना ज्यादा लाइबिलिटी हो गया कि उसके एसेट को बेच के भी नहीं आ पा रहा है। मानो इंसॉल्वेंट तभी डिक्लेयर किया जा सकता है, 1 करोड़ का लोन है और प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख, अब बाकी 50 लाख कहां से आएगा? तो जब बंदा लोन चुकता नहीं कर सकता और प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस में वो वैल्यू नहीं है, जिसको बेच के भी मार्केट का लाइबिलिटी चुकता नहीं हो सकता, वो बंदे को कोर्ट आके इंसॉल्वेंट बोलता है। कोई अरे गहरे बोलने से कोई दिवालिया नहीं होता, जब कोर्ट बोलता है तब दिवालिया होता है। ठीक है, समझ रहे हैं सर?
तो मिस्टर मधु जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट बंदा ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, बैंक्रप्सी घोषित कर दिया, तो उसके वो ना तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना तो उसके नाम पे कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी शी बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो अभी बिजनेस करने लायक नहीं है, तो उसके साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जो बंदा खुद इंसॉल्वेंट हो, जिसके नाम पे कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी निकाल दिया हो, उसके साथ कौन बिजनेस करेगा? तो discharge insolvency becomes a incompetent to contract. Hence Mr. Sudan becomes the member of such OPC. तो जैसे ही मिस्टर मधु का इंसॉल्वेंसी हो गया, क्योंकि मिस्टर सुदन एज पर MOA नॉमिनी था, तो वो OPC का 1% कंपनी का मेंबर या मालिक बन गया। सिंपल। द नेम ऑफ सच नॉमिनेटेड पर्सन इन फॉर्म नंबर INC 32 में लेना पड़ता है, और उसके लिए स्पाइस होता है। स्पाइस माने सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज। मैं पहले ही पढ़ा था इस चीज। Along with the consent of such nominee obtained in form number INC 3. Nomination INC 32, nominee का obtained consent form INC 3 and fee as provided in the company's registration office and fees. Rule 2014 shall be filed with the registrar. किसको देना पड़ता है? ROC को। किसको देना पड़ता है? ROC को। ROC कौन होता है? जहां पर हम लोग अपना कंपनी को रजिस्टर करते हैं। भारत के हर स्टेट में एक करके ROC होता है। भारत के हर स्टेट में एक ROC होता है। सर कैसे पता? इसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिखाते ये देखो, भारत के हर स्टेट में, आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ना, स्टेट चूज करो, आपको ROC का पूरा डिटेल दिखा दे। गुजरात में, बंगाल में देखना चाहते हो, कोलकाता में, ये देखो निजाम पैलेस, सेकंड MSO बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, AJC बोस रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मैप में भी दिखा देगा एड्रेस के साथ। यहाँ पर जाके करना है, निजाम पैलेस देख पा रहे, पार्क स्ट्रीट के पास है, मिंटो पार्क के पास, नियर CS इंस्टीट्यूट बोल सकते। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट इसी लाइन पे पड़ता है। सर ये वाला बिल्डिंग, यहाँ पर ROC का ऑफिस है, इसी बिल्डिंग में ROC का ऑफिस है। और भी ऑफिसेज हैं, इसमें इसमें ROC का भी ऑफिस है। सो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोला। अब यहाँ पर होता क्या है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है। तो इंडिया के हर स्टेट में आपको एक ROC मिल जाएगा, पर 2 स्टेट ऐसा है जहां पर 2 ROC है। जैसे कि चेन्नई, ये तमिलनाडु में आता है, और कोयम्बटूर भी तमिलनाडु का पार्ट है। दोनों ही तमिलनाडु में है, फिर भी 2 ROC है। और है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई भी है, पूना भी है, दोनों ही महाराष्ट्र में, फिर भी 2 ROC। बाकी हर स्टेट में एक ही ROC है। सर ऐसा क्यों? सर यहाँ पर कंपनी का संख्या ज्यादा है, एक ROC काम नहीं कर सकता, इसलिए 2 ROC बनाना पड़ा। दैट इज द मेन पॉइंट। वो सर बोलो, सबको बात समझ में आ रहा है? ये सर नो? यस सर। है सर। ठीक है। है सर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। A natural person shall not be member of more than one person, more than a 1% company at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than 1%. मैंने एट ए टाइम में एक पर्सन एक साथ 2 OPC का मालिक नहीं बन सकता। सिंपल बात है। मानो मैं मिस्टर प्रलय, ठीक है, मिस्टर P एट ए टाइम में मानो A लिमिटेड का भी मेंबर है, A लिमिटेड एक OPC है, उसका भी मेंबर है, और B लिमिटेड एक OPC है, उसका भी मेंबर है। ऐसा नहीं हो सकता। A natural person shall not be member of more than one OPC at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than 1%. माने वो एट ए टाइम में एक कंपनी का मेंबर बनेगा और एक कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा किसी और का नॉमिनी हो सकता है। भाई मिस्टर P अगर A लिमिटेड का नॉमिनी है, सॉरी मेंबर है, तो A लिमिटेड का नॉमिनी तो कोई और ही होगा। से फॉर एग्जांपल मिस्टर Q A लिमिटेड का नॉमिनी बन गया, ये संभव है। लेकिन मिस्टर P जो है वो मानो B लिमिटेड का नॉमिनी है, पर B लिमिटेड का मेंबर नहीं बन सकता।
बी लिमिटेड का मेंबर नहीं बन सकता। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एट ए टाइम एक इंसान एक ही जगह में मेंबर और नॉमिनी कैसे बनेगा? या तो मेंबर बनेगा या तो नॉमिनी बनेगा, पर एक साथ एक से ज्यादा जगह का नहीं बन सकता। कॉमन सेंस लगा होता है। The natural person shall not be a member of more than 1% company at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than 1%. बस ये बात। Where a natural person being a member of 1% company, in accordance with the rule, becomes a member of another such company by virtue of his being a nominee in that 1% company, then ठीक है, बात समझ गया, छोड़ो ये बात में गो थ्रू कर सकते हो, एक ही बात बार बार देखो। बेसिकली यहाँ पर एक चीज बोला है, इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ पर एक नेचुरल पर्सन बीइंग ए मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय virtue of his being a nominee in that 1% company. Such person shall meet the above specified criteria, can be a member of only one OPC within a period of 180 days. 180 दिन के अंदर वो ये पर्टिकुलर चीज कर सकता है। अच्छा, नॉमिनी अपना कॉन्सेंट विथड्रॉल भी कर सकता है। एक नॉमिनी अपना माने अगर मानो कि कोई नॉमिनी है और वो चाहता है कि मैं उस कंपनी को नॉमिनी नहीं रहेगा, तो वो विथड्रॉल करेगा कितने दिन के अंदर? Such other person may withdraw his consent by giving a notice, writing to such sole member. किसको करेगा? जो कंपनी का मालिक है, ओनर है, मेंबर है ओपीसी का। In this case, the sole member shall nominate another person as nominee within 15 days. मानो कि मिस्टर पी किसी कंपनी का मेंबर है, मिस्टर क्यू उसका नॉमिनी है, तो क्यू को अगर मिस्टर पी का नॉमिनी नहीं बनना है तो क्यू विथड्रॉल करेगा। मिस्टर पी मिस्टर एस को नॉमिनी के लिए 15 दिन के अंदर नॉमिनी बनाएगा। 15 दिन के अंदर of the receipt of the notice of withdrawal and shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent. Such other persons who nominated in form number INC 3. बस सिंपल लॉजिक काम करता है। रिप्लेसिंग नॉमिनी विद अनदर वन, ठीक है, आप नॉमिनी को किसी के साथ रिप्लेस कर रहे हो, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, Rajesh has formed a OPC wherein his wife Rupali is named as nominee. जिस कंपनी का ओपीसी का मेंबर राजेश है, जिसको राजेश ने बनाया, जहां पर उसका पत्नी, उनका बीवी रूपाली है नॉमिनी। For the last 2 years, his wife Rupali is suffering from terminal illness. Last 2 साल से रूपाली का काफी तबीयत खराब है, and due to his hard fact, he wants to change her as nominee. ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं रहेंगे, तो he has a trusted and experienced friend रामनिवास। ठीक है, तो राजेश का एक दोस्त है रामनिवास, who could be made nominee, और his son यानी रामनिवास का लड़का राजेश, ठीक है, उसका नाम है रक्षक, सॉरी could be made nominee, और his son, अच्छा राजेश का अपना बेटा भी, सॉरी रामनिवास का नहीं, राजेश का खुद का बेटा है, लेकिन वो 17 साल के है, जिसका नाम है रक्षक। तो इस केस में राजेश क्या करेगा? अपना बच्चा को नॉमिनी बनाएगा कि दोस्त को? क्या बच्चा को नॉमिनी किया जा सकता है? बोलो, क्या राजेश अपने सन को नॉमिनी करेगा कि अपने दोस्त को नॉमिनी करेगा? दोस्त को नॉमिनी। क्यों बच्चा को क्यों नहीं कर सकता? माइनर है ना। थैंक यू सर, सॉरी। ठीक है सर, तो बस इस तरह से समझोगे तो फिर जवाब भी ऐसे ही दे पाओगे। आज इतना ही रखूंगा सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो आज ओपीसी में ही मेनली बात किया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इन कॉर्पोरेशंस का। बाकी डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीक करता हूँ। सेक्शन 7 का पूरा बताऊंगा कि कैसे सेक्शन 7 के थ्रू से कंपनी को बनाया जाता है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। मैं सेक्शन 7 का डिस्कशन नेक्स्ट वीक का मेन पार्ट रहेगा, जिसमें मैं ये दोनों में डिस्कस करूँ। ठीक है, आज इतना ही है, करा देता आज, लेकिन आज ये थोड़ा सर्दी जुकाम प्रॉब्लम कर रहा है, छोड़ो आज। ठीक है सर, कल के क्लास के बारे में अपडेट आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा। ठीक है, मेरा क्लास, अभी मैम का क्लास का डिटेल्स मैम बताएंगे सबको।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर, नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर।